जय हिंद। भारत के सभी 140 करोड़ की जो आबादी हैं उन सभी को आज संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि यदि संविधान है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो तभी जा कर के हम सभी लोग हैं, पूरा सिस्टम है। क्योंकि सब कुछ पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक नटसेल में आप समझो वो संविधान से ही मिल करके बना हुआ है। आज चूंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता होगा जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो क्या हुआ था, बन करके तैयार हुआ था या बन करके रेडी हुआ था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, लागू नहीं हुआ था। और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। और जिस दिन लागू हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, उस दिन को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं। बट 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था। इसीलिए इस दिन को जो है वो संविधान दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो आज हर जगह जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं, हर जगह जो है संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रम होते हैं, कई सारे प्रोग्राम होते हैं। तो आइए हम जानते हैं ये क्या है। दूसरी बात है, संविधान से संबंधित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, न केवल देशवासी होने के नाते बल्कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन के नाते भी हमें इसको जानना मस्ट 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 है। आप सभी से पहले मैं अपील करूंगा, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वीडियो नहीं देखा है, वो मेरे व्यू के लिए नहीं, जी हाँ, ऐसे जनरली यूट्यूब पे बोला नहीं जाता है, पर मैं बोल रहा हूं मेरे व्यू के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए। जिसको देखना है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आप जो है ये सेकेंड वीडियो समझ पाओगे। और इसलिए मैं बोल रहा हूं जिसको देखना है, इसलिए क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको रियलाइज होगा जो अभी तक मैंने यह वीडियो क्यों नहीं देखा था। और इसमें इतना कंटेंट है, कम से कम 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में दिया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं जो मेरे व्यू के लिए नहीं, आप अपने फायदे के लिए जरूर देखिए और आप विश्वास करें जो आपको हर एग्जाम में उससे फायदा होगा। तो बिना टाइम गवाए हम जो है उससे आगे नेक्स्ट वीडियो, मतलब हमारे संविधान का जो नेक्स्ट वीडियो है उसको लेकर के मैं फॉर्चुनेटली संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ही 26 नवंबर के उपलक्ष्य में ही मैं जो है लेकर के आया हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है और मैं जीएस मिश्रा आपका जो है फिर से स्वागत करता हूं। और हम देखते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहली बात जैसे मैंने बताया, जो आज 26 नवंबर है, तो 26 नवंबर को यहां देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही आप मनाते होंगे ना, फादर डे, मदर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, बहुत सारे डे होते हैं, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, उन सब में कुछ नहीं है। यदि आपको एग्जाम में 1 नंबर लाना है, चॉकलेट डे से 1 नंबर नहीं आएगा, बट यदि 1 नंबर लाना है तो आपको यह याद रखना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पहली बात क्यों? क्योंकि जैसा आपको पता है जो 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को, या फिर मैं यहां लिख रहा हूं यदि नहीं दिख रहा होगा ऊपर, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हो गया था, ठीक है। इसीलिए उसको याद करने के लिए बेसिकली संविधान दिवस को मनाया जाता है। अब बात करते हैं, ये पहले से नहीं चलता आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। पहली बार 2015 में मनाना शुरू हुआ था, मतलब फर्स्ट टाइम 2015 से। कहते हैं ना कोई चीज कब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कब से मना रहे हैं, तो 2015 से मनाना चालू हुआ था। क्योंकि एक ओकेजन था जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पर, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद कीजिए, जिनको संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भारतीय संविधान को एक तरह से ड्राफ्ट या तैयार किया था। तो चूंकि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, जयंती थी, उसी के उपलक्ष्य में सरकार ने यह घोषित किया, भारत सरकार ने, जो आज से इस साल 26 नवंबर को जो है हम संविधान दिवस के तौर पे मनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। जो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो बन के रेडी हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था। हालांकि हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी, 2 महीना बाद, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और उस दिन हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं, ठीक है।
दूसरी बात है, ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? क्या ये शुरू से मनाया जा रहा है? नहीं, ये सबसे पहली बार 2015 में मनाना इसका शुरू हुआ था। कब? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के अवसर पे। अब कहोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन यहां भी नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं, चूंकि हमारा संविधान का पहला वीडियो आप लोग, फिर मैं कह रहा हूं, एक बार आप जरूर देखिए, आप जरूर देखिए, तब जाके आपको रियलाइज होगा जो अभी तक आपने क्या मिस किया है, क्या नहीं देखा है। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। तो इसमें जैसे मैंने उससे आगे की सारी बातें बताई है, जो चूंकि हमारा जो ये आप सभी को पता होगा, जो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंस्टिट्यूट किया गया था, गठित किया गया था, याद करें सब लोग, जिसमें कि 299 पीपल थे, मतलब 299 या आप 300 कह सकते हैं एवरेज तौर पे, जो है वो क्या थे, लोग थे। तो संविधान सभा हर राज्यों के प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव गए थे, मतलब काइंड ऑफ उनका इलेक्ट होकर, चुनाव होकर के वहां तक वो पहुंचे थे। तो आपको पता है स्टार्टिंग में तो हमारा संसद वगैरह था नहीं, क्योंकि संविधान ही नहीं था, तो पार्लियामेंट कहां से होगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जब हमारा संविधान सभा के जो टोटल मेंबर थे, उनका काम था मेन संविधान बनाना, बट संविधान बनाने के अलावा और क्या क्या काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही मैंने लिखा है, जो संविधान सभा के अन्य कार्य, मतलब अदर वर्क, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है। अब क्वेश्चन उठता है, जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए संविधान सभा क्या है। तो एक्चुअली संविधान बनाने के लिए एक असेंबली कंस्टिट्यूट किया गया था, 299 मेंबरों का असेंबली था, मतलब हर राज्यों से मेंबर इलेक्ट होकर के जो है वो संविधान सभा के मेंबर बने थे, और वो भारत के दिल्ली में बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है संविधान सभा का गठन हुआ था, और वो वहां पे संविधान बनाने का काम उन्होंने किया था। तो चूंकि वो हर राज्यों से चुन करके आए थे, लोगों के द्वारा बेसिकली इनडायरेक्टली चुन के आए थे, तो उनको ही ये पावर थी, जो देश के लिए आप जो डिसाइड करेंगे वो होगा। क्यों? क्योंकि एक लोग दो लोग नहीं थे, आप सोच के ना 299 लोग थे, और वो हर राज्यों के थे। तो उन्होंने संविधान बनाने का काम तो किया ही किया, बट उसके साथ साथ बहुत सारे काम किए, 5 क्वेश्चन, और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आते हैं। यदि नहीं आते होंगे तो आप वीडियो मत देखना, बट मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये क्वेश्चन आते हैं। और आपने देखा होगा क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, मतलब आपने सुना होगा जो कॉमनवेल्थ उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो कंट्रियां इंग्लैंड के कभी ना कभी कॉलोनियल रहे हैं, उन सभी कंट्रियों को कॉमनवेल्थ कहा जाता है, मतलब वो कॉमनवेल्थ के अंदर में आते हैं। तो भारत जो है वो 1949 में कॉमनवेल्थ का मेंबर बना था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो भारत राष्ट्रमंडल का मेंबर कब बना था, तो 1949 में। तो भाई किसने डिसाइड किया? क्योंकि इस समय तक संविधान था नहीं, आपको पता, इस समय तक हमारा संसद तो था नहीं, तो किसने डिसाइड किया? तो बेसिकली संविधान सभा ने ही डिसाइड किया था, जो भारत 1949 से राष्ट्रमंडल का मेंबर बनेगा। राष्ट्रमंडल का मेंबर कौन बनता है? तो जनरली जो कंट्रियां अंग्रेज या ब्रिटिश के कॉलोनियल या गुलाम थे, उन सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, जिसको राष्ट्रमंडल कहते हैं। आज के डेट में भी राष्ट्रमंडल है, और उसी से राष्ट्रमंडल खेल होता है। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज या नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। सोच के देखिए भाई, आखिर ये किसने कहा जो भाई यही नेशनल फ्लैग हमारा रहेगा? तो संविधान सभा ने ही अप्रूव किया, जो नहीं ये बहुत अच्छा है, इसका डिजाइन परफेक्ट है, सारी चीजें ठीक हो गई है, ठीक है, तो आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए। क्योंकि आजाद होने से पहले एक झंडा तो चाहिए ना फहराने के लिए, हर जगह लहराने के लिए झंडा चाहिए, झंडा आजादी को डिनोट करता है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज या नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था? तो एज ए नेशनल फ्लैग आज के डेट में क्या है, तिरंगा या ट्राई कलर। तो 22 जुलाई 1947 को किसने इस डिसीजन को एक तरह से एग्जीक्यूट कराया? तो यही संविधान सभा ने भी ये डिसीजन लिया, जो जैसे कॉमनवेल्थ में भारत जो है वो 1949 में शामिल हो गया है, मतलब एक तरह से जो है उसको भी ज्वाइन किया है, उसी तरह से 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी एज ए नेशनल फ्लैग के तौर पे अडॉप्ट किया गया है। किसको? ट्राई कलर, तिरंगा को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान आपको पता होगा, जिसको हम नेशनल एंथम कहते हैं, NA लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, नेशनल एंथम मतलब जनगण मन जो होता है। तो जनगण मन को भी एज ए नेशनल एंथम के तौर पे 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। ये भी संविधान सभा ने ही डिसीजन लिया था। बाकी ये सारे टॉपिक अलग से आएंगे, ये मैं आर्ट एंड कल्चर में अलग से बताऊंगा, अभी इसलिए मैं जल्दी जल्दी और संक्षेप में बता रहा हूं।
वहीं पे 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया। आप गौर कीजिए, एक होता है हमारा नेशनल एंथम जिसको हम जनगण मन कहते हैं, और एक होता है नेशनल सॉन्ग जिसको हम वंदे मातरम कहते हैं, सुना होगा। तो ये दोनों के जो थे, आखिर ये पहले कविता थी, आप सबको पता होगा। तो ये जो कविता थी, मैंने कहा ये टॉपिक अलग से है और इसका वीडियो अलग से आएगा। तो ये जो दोनों कविता थी, इसको एज ए नेशनल एंथम और एज ए नेशनल सॉन्ग के तौर पे कब अडॉप्ट किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। बट इसका डिसीजन किसने लिया? जो भाई ये बनेंगे, तो ये संविधान सभा का ही डिसीजन था, ठीक है। और साथ साथ लास्ट एक था जो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया। आप सबको पता होगा, जो राष्ट्रपति जो अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति की जो इलेक्शन होते हैं वो संसद के मेंबर के द्वारा इलेक्ट करके होते हैं। अब बताइए, 1950 तक तो संसद हमारा बना ही नहीं था, क्योंकि संसद तब बनेगा ना जब इलेक्शन होंगे। लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर तब बनेंगे जब जो है पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन होगा। तो वो था ही नहीं। तो आखिर उस समय में किसने डिसाइड किया जो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति होंगे? क्योंकि इंडिविजुअली एक व्यक्ति तो डिसाइड नहीं कर सकता है। तो जिस संविधान सभा ने ही डिसाइड किया, आप कहोगे क्यों ऐसा डिसाइड किया संविधान सभा ने? तो मैंने फिर बोला, जो पूरे देश के प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो संविधान सभा में चुन करके आए थे, संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए। तो भाई उनको वो अधिकार था, क्योंकि पूरी पब्लिकों ने जो है उनको भेजा था। तो इसीलिए 24 जनवरी 1950 को उन्होंने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के तौर पे अपॉइंट किया, और 26 जनवरी 1950 के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। वही आपको पता होगा, आप राष्ट्रपति वाला वीडियो भी देखिए, अवेलेबल है आपके प्लेलिस्ट में। जो 1952 को फिर संसद का जब चुनाव हुआ, उसके बाद जो है ऑफिशियल तौर पे पार्लियामेंट के द्वारा हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इलेक्ट हुए थे। तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो संविधान सभा के अन्य काम हैं। क्या बताया मैंने? जो 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता जो है वो हुई, वो संविधान सभा ने डिसाइड किया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज या नेशनल फ्लैग को जो है वो अडॉप्ट किया गया, ये भी संविधान सभा ने डिसाइड किया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम के तौर पे जो है जनगण मन को अडॉप्ट किया गया, संविधान सभा ने इसको जो है डिसीजन लिया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग के तौर पे इसको अडॉप्ट किया गया, ये भी संविधान सभा का डिसीजन था। एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो उन्होंने कहा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने जो है एज ए राष्ट्रपति अपॉइंट किया, और उस हिसाब से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। जिन्होंने यदि प्रेसिडेंट वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, आप फिर रियलाइज करोगे जो आप किसी चीज को अभी तक मिस कर रहे थे, यदि आप एग्जाम वगैरह देते हैं तो। अदरवाइज यदि जिसको इन सब से कोई लेना देना नहीं, वो क्यों मिस करोगे भाई? सीधी सी बातें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय संविधान के मौजूदा प्रावधान, भारतीय संविधान के मौजूदा प्रावधान मतलब एट ए टाइम में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसका लगभग 2/3 भाग IR एक्ट 1935 मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। देखो, एक जब अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे उस समय में एक एक्ट उन्होंने बनाया था, इंडिया रूल एक्ट 1935, इंडिया रूल एक्ट 1935। तो भारत शासन अधिनियम जो है वो इतना जबरदस्त उसमें सारी चीजें बनी थी, जो आप समझिए जो आज के डेट में हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जी हाँ अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑलमोस्ट 2/3 की बात करते हैं, 70% की बात करते हैं, वो भारत शासन अधिनियम या इंडिया रूल एक्ट से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि हमारा संविधान जो ऐसा नहीं है जो किसी एक व्यक्ति की सोच है, नहीं, हर कंट्री की जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, हर कंट्री की जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, उन सभी चीजों को हमारे यहाँ जो है वो क्या है, एडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है। इसीलिए हमारे संविधान को कई बार जो है वो मिला जुला संविधान कहते हैं सभी कंट्रियों का। तो ये इसको कहते हैं संविधान के रिसोर्स या कॉन्स्टिट्यूशन के रिसोर्स। ये टॉपिक भी अलग से आएगा, ठीक है, जो कहां से क्या चीज ली गई थी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे संविधान में, वर्तमान के संविधान में सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई थी? भाई आप कोई चीज यहां से लिया, इस घर से, इस घर से, इस घर से, उसमें होता है ना सबसे ज्यादा आपने चीजें किस घर से लिया था। तो भारतीय संविधान में, मौजूदा भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो चीजें अडॉप्ट की गई थी वो भारत शासन अधिनियम या इंडियन रूल एक्ट 1935 से जो है अडॉप्ट किया गया था, ऑलमोस्ट 70% या 2/3 भाग। तो आप लोगों ने ये समझ लिया जो संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है,
किस कारण मनाया जाता है, किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद संविधान सभा का मेजर काम था संविधान बनाना, बट उसके अलावे उन्होंने और क्या क्या काम किए थे, इन सभी को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि उस समय में आप गौर कीजिएगा, जो भारत में संसद तो थी नहीं, क्योंकि जो भी लीगल काम करते हैं वो संसद करती है, तो संसद थी नहीं, इसीलिए संविधान सभा को ही उस समय में संसद माना गया था। संविधान सभा को ही उस समय में संसद माना गया था, और इसीलिए हर वो डिसीजन संविधान सभा लेती थी जो वर्तमान में या एट प्रेजेंट संसद लेती है। इसीलिए ये सारे के सारे डिसीजन उन्होंने लिया था। वही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा जो है वो चीजें कहां से अडॉप्ट की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम से अडॉप्ट किया गया था। यहां तक चीजें क्लियर है, ये पोर्शन क्लियर होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, एक बात है यहां पे जिसको कहते हैं प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी। अंग्रेजी में ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, हिंदी में प्रारूप समिति। देखिए, ड्राफ्ट मतलब होता है ड्राफ्ट करना, बनाना। एक्चुअली संविधान सभा के तो सभी मेंबर थे, सबने अपना अपना सहयोग दिया था। बाकी संविधान को लिखने का मतलब हर जगह से आप मेन चीजों को लेकर के एक प्रॉपर उसका ड्राफ्ट करने का जो जिम्मेदारी दी गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो ड्राफ्ट कमेटी को दी गई थी। और ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव। अच्छा, ड्राफ्ट कमेटी में टोटल जो सदस्य थे वो 7 थे। बहुत अच्छे से समझना, ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्ट कमेटी में टोटल मेंबर 7 थे, जिसके अध्यक्ष या चेयरमैन या प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान बनाने, ड्राफ्टिंग करने का जो काम था वो बेसिकली इनका ही था। और इनकी जो कमेटी थी उसमें और मेंबर थे, इनके अलावा 6 थे, क्योंकि टोटल 7 थे। बट चूंकि ये प्रेसिडेंट थे, उसके चेयरमैन थे वो इसके, इसीलिए इनको जो है वो भारत में संविधान का पिता कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेंबर कौन कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चनों को यदि आप बनाते हो तो आप एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत आगे निकल के रहोगे। यूपीएससी से लेके क्लर्कियल लेवल तक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोई डेप्थ की बात नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक आप नहीं पढ़ा होगा, नहीं जानते हो तो आपको लगा होगा डेप्थ है, बट नहीं, ये बेसिक है। और यूपीएससी से लेके क्लर्कियल तक में तो क्या बताया, जो एक तो टोटल मेंबर 7 हो गए ड्राफ्ट कमेटी का। ड्राफ्ट कमेटी क्या था? ड्राफ्ट कमेटी क्या था? जो संविधान को जिन्होंने ड्राफ्ट किया, बनाया, लिखा, उस कमेटी को ड्राफ्ट कमेटी कहते थे। टोटल कितने मेंबर थे? 7। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इनको भारत में संविधान का पिता कहा जाता है। अब टोटल मेंबर कौन कौन से थे देखिए, एक थे एन गोपालास्वामी अयंगर। पहले थे एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्णामी स्वामी। ठीक है, अल्लादी कृष्णामी अय्यर, सॉरी, एक थे अयंगर, एक थे अय्यर। एक अयंगर, एक अय्यर, दोनों साउथ इंडिया थे। एक थे के एम मुंशी। ठीक है, तो एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णामी स्वामी अय्यर, एक थे के एम मुंशी, और एक जो थे वो मोहम्मद सादुल्लाह। सब हैं, देख लीजिए, हर धर्म के लोग थे, हर जगह के थे। तो एक थे एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे के एम मुंशी, चौथे थे मोहम्मद सादुल्लाह। तो 4 ये हो गए, एक अध्यक्ष हो गया, 5 हो गया। अब 2 की बात करते हैं। एक थे पहले BL मित्र, समझो, पहले BL मित्र थे, पर बाद में इनके बदले एन माधवराव बने थे। तो थोड़ी दिन तक BL मित्र रहे थे, बाद में इन्होंने कहा जो मैं नहीं रहूंगा, तो इनके बदले जो है एन माधवराव बने थे। और एक थे DP खेतान। DP खेतान, खेतान पंखा होता था, याद करो, तो DP खेतान। तो 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी जो है वो सदस्य के तौर पे बनाया गया था। तो टोटल ये क्वेश्चन एक अलग टॉपिक है। जो ड्राफ्ट कमेटी मतलब संविधान बनाने की जो कमेटी थी, टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और साथ साथ जो 6 मेंबर थे उनमें एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णामी स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, 4 थे। 2 और जो थे पहले BL मित्र थे, ये हट गए, तो इनके बदले एन माधवराव को बनाया गया। और DP खेतान पहले थे, इनके बदले फिर बाद में चूंकि ये मर गए थे तो TT कृष्णामाचारी को बनाया गया। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज मैंने और यहां पे ऐड किया है, मुझे बड़ा लगा, जो शायद ये मैं बता दूं। क्या है जी? आप सभी को याद होगा, आप पिछला वीडियो देखिए संविधान वाला, जो एक्चुअली ये जो संविधान बनाने का जो प्रोसेस हुआ था, ये संविधान बनाने का, संविधान सभा का गठन ही हुआ था कब? जब
अंग्रेज जो है मतलब इंग्लैंड से भारत में कैबिनेट मिशन आई थी, अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आई थी। तो कैबिनेट मिशन भारत जो आई थी वो उस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में, इंग्लैंड में नया प्रधानमंत्री बने थे जिसका नाम था क्लेमेंट एटली। मैंने लिखा है जो ब्रिटिश पीएम हु सेंड क्या कैबिनेट मिशन, हु सेंड कैबिनेट मिशन, जिसका नाम था क्लेमेंट एटली। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो कैबिनेट मिशन भारत में किसने भेजा था, किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, जो 1946 में बेसिकली वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखते थे। तो कैबिनेट मिशन के अप्रूवल के बाद ही, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के बाद ही भारत में संविधान बनाने का एक प्रोसेस चालू हुआ। संविधान सभा की जो है वो गठन की बातें शुरू हुई थी। इसलिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो कैबिनेट मिशन में टोटल कितने मेंबर थे? तो कैबिनेट मिशन जो इंग्लैंड से यहां पे आई थी, हमें यह कहने के लिए जो हम आपको आजाद कर देंगे और आप लोग अपना संविधान वगैरह बनाओ, तो उसमें 3 मेंबर थे। एक था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो एक्चुअली चेयरमैन थे इसके। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नींद में भी, जो कैबिनेट मिशन के चेयरमैन कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। उसके बाद थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक थे एवी अलेक्जेंडर। मतलब 3 व्यक्तियों की एक मिशन थी जिसके एक चेयरमैन थे। तो सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इसके चेयरमैन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति भारत आए थे। किसने भेजा था? तो उस समय के इंग्लैंड के पीएम जो नए नए बने थे क्लेमेंट एटली ने भेजा था। और ये कह करके जो आप जाओ भारतीय नेता से मिलो और उनको कहो जो आप अपना संविधान बनाने की स्टार्ट करो, हम आपको फ्यूचर में बहुत जल्दी ही आजाद कर देंगे। इसीलिए कैबिनेट मिशन के अप्रूवल पे ही भारत में संविधान बनाने की शुरुआत हुई थी। और संविधान कैसे बना? तो संविधान बनाने के लिए एक जो है वो असेंबली, एक ग्रुप, एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ, उस मतलब बनाया गया, उसी को कहते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। या आप लास्ट वीडियो में देखिए संविधान सभा की, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भी चीजें क्लियर हो गई। तो संविधान का बेसिक आपको बता दिया, इनके अलावा और काम क्या क्या हुए ये बता दिया। अब हम ड्राफ्ट कमेटी की बात करते हैं, इसका बता दिया जो क्या था, कौन कौन मेंबर थे। उसके बाद कैबिनेट मिशन क्या था और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भारतीय संविधान में। तो भैया यदि कैबिनेट मिशन नहीं है तो भारतीय संविधान नहीं है, क्योंकि इसी के कहने पर तो भारतीय संविधान का बनाने का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीजें। एक्चुअली किसी भी चीज का प्रिम्बल होता है, प्रस्तावना। देखो संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रिम्बल, अंग्रेजी में इसको प्रिम्बल कहते हैं, हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं या उद्देशिका कहते हैं। एक्चुअली आपको बता दिया, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रेजेंट किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आप सभी नोट कर लेंगे अच्छे से। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में जो है 1946 में प्रेजेंट किया था। और जो आखिर इस जो हम संविधान बना रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वही हुआ ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे, उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बेस बना के भारत में संविधान में एक प्रस्तावना या प्रिम्बल जो है वो बना था। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना का प्रारूप या फिर वही है प्रारूप मतलब ड्राफ्ट। तो जो हमारा जो प्रिम्बल है, किसका? संविधान का प्रिम्बल, मतलब उसका जो कंसाइज रूप है जिसमें सब कुछ बताया गया है। तो प्रस्तावना का प्रारूप या ड्राफ्ट BN राव ने तैयार किया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे गौर कीजिए, हमारे संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? संविधान लिखने का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। बट जब यहां पे है जो प्रस्तावना का प्रारूप मतलब प्रिम्बल जो है, उस प्रिम्बल का ड्राफ्ट मतलब संविधान सब के प्रिम्बल, हमारा जो संविधान है उसका एक प्रिम्बल है। हम भारत के लोग भारत को एक जो है वो संपन्न लोग बनाने के उद्देश्य से जो काम करते हैं, इस तरह की सारी जो चीजें हैं, प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बेसिकली ड्राफ्ट किसने किया था? तो उसको किया था BN राव। बहुत इंपॉर्टेंट है BN राव। और यही BN राव आपको पता होगा जो ये जो संविधान सभा है इसके संवैधानिक सलाहकार थे। आप याद कीजिए लास्ट वीडियो को, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो एडवाइजर थे जिसका नाम था BN राव। तो आपने समझा जो भारत संविधान की जो प्रस्तावना किस पे बेस्ड थी, तो जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या फिर उद्देश्य प्रस्ताव पे बेस्ड थी। दूसरी बातें, जो प्रस्तावना या प्रिम्बल है इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो BN राव ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। दूसरी बातें, जो प्रस्तावना यह घोषित करती है, मतलब प्रस्तावना यह अनाउंस करती है जो भारत के लोग, मतलब पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। ऑब्वियसली बातें हैं, यदि हम लोग ही नहीं हैं तो संविधान किस बात का, संविधान किसके लिए है, लोगों के लिए है। इसीलिए जो पीपल ऑफ जो है इंडिया है वो भारत जो है वो संविधान के मेन रिसोर्स हैं। तो प्रस्तावना यह घोषित करती है जो भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। उसके बाद प्रस्तावना संविधान का अभिन्न या इंटीग्रल पार्ट है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रस्तावना संविधान का क्या है, तो इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग है। जैसे आपके बॉडी का कोई पार्ट आपका अनसेपरेट पार्ट है ना, इंटीग्रल पार्ट है, उसी तरह से जो हमारा संविधान है उसका जो प्रस्तावना या प्रिम्बल है वो एक इंटीग्रल पार्ट है या अभिन्न अंग है। ओके, उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पहले बहुत ये वो हो रही थी, पहले जो है बहुत ज्यादा मतलब वाद विवाद हो रहा था, जो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है नहीं, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे संविधान में किसी चीज को जो ऐड किया जाता है, हमारे संविधान में किसी चीज को ऐड किया जाता है वो संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया जाता है। और इसका प्रोविजन है आर्टिकल 368 में। 368 के तहत किसी भी चीज में जो अमेंडमेंट या सुधार करते हैं जब संविधान में, उसी को हम संविधान संशोधन कहते हैं। तो ये बातें हो रही थी जो हमारे प्रिम्बल में क्या इसका सुधार किया जा सकता है, क्योंकि ये तो इंटीग्रल पार्ट है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय 1973 में एक डिसीजन दिया था, उनके अनुसार प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। एक्चुअली केशवानंद भारती और केरल सरकार की एक विवाद था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो किस डिसीजन के बाद हमारे प्रिम्बल में जो है वो मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करने का प्रोविजन हो गया। तो 1973 में केशवानंद वर्सेज केरल सरकार, केशवानंद वर्सेज केरल सरकार का जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। उसमें यह कहा था जो प्रिम्बल, चूंकि भारत जो है हमारे संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है, तब भी हम इसको क्या है इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, बस इसका जो बेस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं जो आप ऊपर 4-5 मंजिल बना दो और नीचे की बिल्डिंग तोड़ दो, ये नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे रहना चाहिए, ऊपर आप कितना भी बना लो। तो और ये कब डिसाइड हुआ, तो 1973 में केरल सरकार और केशवानंद के वर्सेज जो है, वहां के मठ अध्यक्ष थे केशवानंद, और केरल सरकार के बीच में एक विवाद हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था। उसके तहत यह कहा गया जो क्या है भारत की जो संविधान है उसकी जो प्रिम्बल है, उसका जो कंसाइज रूप है प्रिम्बल, उसमें भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये बात हो गई। उसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट बातें, अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वही मॉडिफिकेशन हुआ है। संशोधन आपको बताया आर्टिकल 368 के तहत ही होता है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन या अमेंडमेंट बोलते हैं अंग्रेजी वाले। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक कितने बार अमेंडमेंट हुआ है? मात्र एक बार। जी हां, मात्र एक बार हुआ है, और वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू से, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976। आप गौर कीजिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 में। आप देखोगे जोड़ो, 4 2 6 है, लास्ट में 6 है, यहां पे भाई 4 2 6 है, लास्ट में 6 है, तो इस तरह से ध्यान देना। 1976। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे प्रस्तावना में, बार बार कह रहा हूं प्रिम्बल में, कब मॉडिफिकेशन हुआ था? तो अभी तक मात्र एक बार मॉडिफिकेशन हुआ है। किस ईयर में? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 4 2 6 जोड़ दीजिए, 1976 के थ्रू अभी तक एकमात्र अमेंडमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था जो आप अमेंडमेंट इसमें कर सकते हो, और कब, किस विवाद के कारण? तो वो केशवानंद वर्सेज केरल राज्य का विवाद था 1973 में, उसके हिसाब से। उसमें क्या क्या था? एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो एक समाजवादी मतलब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलर की बात करते हैं, समाजवादी, और एक पंथ निरपेक्ष। गौर कीजिएगा, पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं या धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, मतलब सभी धर्म के लिए समान। तो दो शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी शब्द जोड़ा गया और एक धर्म निरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए, ये वर्ड्स जोड़े गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कौन कौन से वर्ड जोड़े गए? तो समाजवादी वर्ड जोड़े गए और पंथ निरपेक्ष
वर्ड जो है वो जोड़े गए। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड जोड़े गए। वहीं पे एक वर्ड था पहले से, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता मतलब यूनिटी ऑफ नेशन था, के बदले राष्ट्र की एकता और अखंडता को, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। मतलब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। क्या समझा आपने? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमारे प्रिम्बल में अमेंडमेंट हुआ। इसके थ्रू दो वर्ड जोड़े गए, स्पष्ट समझो, दो वर्ड, एक सोशलिस्ट एंड एक सेकुलरिज्म, मतलब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष का ही जो है वो इक्विवेलेंट वर्ड है, सिनोनिम है धर्मनिरपेक्ष, बट वर्ड जोड़े गए थे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। दो वर्ड ऐड किए गए प्रिम्बल में पहली बार, और एक वर्ड जो था उसको चेंज कर दिया गया। क्या वर्ड था? तो वर्ड था राष्ट्र की एकता, यूनिटी ऑफ नेशन, जिसके बदले राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। मतलब यूनिटी ऑफ नेशन के बदले यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है वो बनाया गया था। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो प्रिम्बल क्या है, तो हमारे संविधान का एक कंसाइज रूप है। प्रिम्बल जो है वो हमारे बेसिकली जो भारत है, संविधान है, हमारा देश जो है संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। और साथ साथ प्रस्तावना में, प्रिम्बल में कहा गया है जो बेसिकली भारत के लोग ही जो है वो संविधान के क्या है, फंडामेंटल स्रोत हैं। इस प्रिम्बल को ड्राफ्ट किसने किया था? तो BN राव ने किया था। जो BN राव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। यह जो है किस पे बेस्ड चीजें थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या जो क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था, जो 1946 में उन्होंने प्रेजेंट किया था, उस पे यह बेस्ड थी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हमारे प्रिम्बल में जो है वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 1973 में केशवानंद वर्सेज केरल सरकार का एक डिसीजन था, जिसमें यह कहा गया था जो है संसद चाहे तो क्या है, प्रिम्बल में प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकती है, बशर्ते कि उसका जो है वो मूल स्ट्रक्चर चेंज ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। उसी के तहत 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 426 1976 में अभी तक के इतिहास में मात्र एक बार प्रिम्बल में अमेंडमेंट किया गया है। उसके तहत सबसे पहले दो वर्ड जोड़े गए। कौन कौन सा? समाजवादी, सोशलिस्ट, और पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म। दो वर्ड जोड़े गए और एक वर्ड के बदले दूसरा वर्ड जो है वो ऐड किया गया। गौर कीजिए, तो वर्ड कौन सा था? राष्ट्र की एकता। तो राष्ट्र की एकता में बस एक और थोड़ा सा, एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दिया गया, जिसको राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब यूनिटी ऑफ नेशन के बदले यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो दो वर्ड ऐड हुआ, दो वर्ड नया वर्ड ऐड हुआ, और एक जो है उसी में ऐड कर दिया गया। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, पूछा जाता है कौन कौन नए वर्ड ऐड हुए। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और राष्ट्र की एकता के बदले एक राष्ट्र की एकता और अखंडता। मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, मतलब सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जो है नए सिरे से जोड़े गए थे। और किसी चीज में, अब जब हम संविधान में अमेंडमेंट करते हैं तो आर्टिकल 368 के तहत ही अमेंडमेंट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को जो यह संविधान का जो सेकेंड पार्ट है, ये शायद आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं, जो समझना तो अल्टीमेटली आपको है। मैंने अपना कोशिश किया है, और आप इसको बहुत अच्छे से आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और साथ साथ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो एक्चुअली रियल में प्रिपरेशन करते हैं और जो डिटरमाइंड है अपने एग्जाम के प्रति, वो प्लीज संविधान का पहला वीडियो भी देखिए, और उसके बाद इस दूसरे वीडियो का जो है वो आनंद उठाइए और एग्जाम में अपने नंबर को सिक्योर कीजिए। और यदि अच्छा लगता है, सच में आपके लिए इंपैक्टफुल है, सच में इसीलिए क्योंकि वो तो आप ही डिसाइड करोगे, और कब डिसाइड करोगे? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब जो नहीं किया है वो ज़रूर करें। बाकी जो है तब तक बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए। तो अपना ध्यान रखें और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। जय हिंद।